Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. करती हूँ। दानिश वाली से अभी तक नहीं किया। दानिश पसंद बहुत है ना। दानिश जो है ना वो हमें प्यारा बड़ा लगता है। एक्चुअली मसला ही है। सर मुझे तो कभी नहीं प्यारा लगा। मैंने उसका एक एपिसोड भी नहीं देखा इसी वजह से। अच्छा। मैंने ना उसका वो देखा था फर्स्ट एपिसोड बिकॉज माय मॉम वाज सो मच इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा। अच्छा। तो जब हम किसी भी जगह पर किसी भी करेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ही ज्यादा बुरा दिखा देते हैं और वो 50-50 वाला एलिमेंट नहीं ना देते, तो आपकी स्टोरी में ना तो कोई सस्पेंस रहता है और ना ही आपकी स्टोरी उतनी खास रहती है कि काउंटर कल्चर काउंटर इसको उसमें इंटरेस्ट है। नहीं, मैं आपकी तो एक मतलब बात से एग्री करता हूं। पता दिस इज द टाइटल, दिस इज द कैरेक्टर, ये होने वाला है। वो जितना रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है ना उस कहानी में, वो उतना ही अनरियलिस्टिक है चीज, बिकॉज नाइदर कैन दानिश कैन बी सो मच परफेक्ट और ना ही जो महविश है शी कैन बी हैविंग सो मेनी फ्लॉज। सर दानिश ने इतना अट्रैक्ट भला क्यों किया है? जो हम अपना मुआशरा इर्द गिर्द देखते हैं ना, हस्बैंड की तरफ से वाइफ का रिलेशनशिप और इधर उधर, उसमें जो है मोस्टली हस्बैंड जो है ना वो इसी तरह के होते हैं कि ना सुनने वाले, ना अंडरस्टैंड करने वाले। लेकिन जहाँ दानिश जैसा करेक्टर उसने बनाया तो वो एक ज़हन में आता है कि हाँ ये कितनी डफर है कि बजाय इसकी शुक्राने की नफल अदा करे, उसको छोड़ के वो वापस उस करेक्टर की तरफ जा रही है जो धोखेबाज है और ये सब कुछ सिर्फ दौलत ही दौलत है। और जहाँ इसका अगर देखा जाए ना तो इसने हर जगह कोशिश की है, उसने जो मांगा है उसको देने की। उसने गाड़ी का कहा, उसने उसकी भी बात की। जब ये जा रही थी शादी पे, इसने साड़ी पहनी तो उसने बोला कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही आता है, तो तुम अगर ये सब करोगी वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आपने से जो हीरे की बात की कि औरत एक हीरा है, वो इसी तरफ से है कि अगर उन्होंने औरत कह रही हूँ, औरत को एक ऑब्जेक्ट से उन्होंने तशबीह दी ना, तो मीन्स ये बड़ी एक कीमती चीज है कि जब ये खुद को, मतलब ये नहीं कि कोई मर्द उसको इस तरह रखे, ये खुद के लिए खुद को छुपा के ढक के या अपनी मुहाफिज खुद बन के रहेगी ना, तो लोग जो है ना इसको नोचना छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये क्या वाकई नोचना छोड़ देंगे आपके ख्याल में? एग्जैक्टली माय पॉइंट। जी क्या सर? क्या वाकई आप समझती हैं कि अगर वो हीरे की तरह महफूज हो जाएगी? आप पढ़ते डू यू थिंक हमारी सोसाइटी वाकई इतनी आइडियल है कि जो लोग बाय में हैं, जो लोग अपने आप को हीरा समझती हैं और अपनी केयर करती हैं, उनको वो सब इश्यूज नहीं है जो किसी जीन्स में घूमने वाली को, किसी बॉल्ड लड़की को है। उनके पास वर्स्ट इश्यूज हैं, वो बता भी नहीं सकती क्योंकि उनको ज्यादा ब्लेम किया जाएगा। वो ज्यादा मेंटली डिप्रेस सोसाइटी में जी रही है। जो लोग अपने आप को कवर करते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल रास्ता है।
अब मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं ये इन्हीं बातों से मैं आगे जा रहा हूं कि जो अपाना है वो क्या है, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल शोविज्म which is a typical Indian word. He goes to the concubine but keeps his wife under lock and key lest he should get a lover. He fails to realize that love knows no barriers. In spite of his vigilance, Kurudava meets her. Naga come to her through drains and sacrifices. मसला क्या है? मसला ये है कि वो मेल शोविनिस्ट है और वो ये समझता है कि यार मैं इसको तो छुपा के रखूं, लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि जो मोहब्बत होती है ना उसके कोई बैरियर नहीं होता। मोहब्बत जो है वो फिजिकल बैरियर तो आयद की जा सकते हैं, लेकिन इमेजिनेटिव बैरियर कैसे अनाउंस करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे उसको चलाएंगे? और उसकी विजिलेंस के बावजूद क्या होता है, नाग आयत है, वो बड़े कोशिश करता है छुपा के रखे सब कुछ, लेकिन नाग जो है पानी के जरिए, नालियों के जरिए रास्ता बनाता हुआ कहाँ आ जाता है, उसके घर के अंदर। It is due to his failure to love his wife that Naga managed to court Rani, and Rani fails to unravel the mystery of the contradiction behavior of the two Apanas due to his craving for love. अब वो कह रहा है कि जो नागा है उसकी तो दोस्ती हो जाती है उसके साथ, रानी के साथ, क्योंकि अब अपाना ने गैप छोड़ दी। गैप किसे छोड़ा? मोहब्बत का। मोहब्बत उसे लेनी है। अब रानी मेरी तरह बड़ा है, रानी मेरी तरह बहुत इमेजिनेटिव। उसने कहा ठीक है बच्चों, कोई बात, मैं अपना कोई और हीरो तलाश कर लूंगी, बना लूंगी, अपने जेन में बना लूंगी। वो कहती कोई मसला नहीं। अब वो जो नाग है वो उसे पता कि नाग है, लेकिन नाग एक माहौल बना लेता है। अब जो नाग असल है कि नहीं है ये भी नहीं पता, ये इमेजिनेशन है उसने ज़्यादा वक्त गुजारना है, तन्हा है, अकेली है, कैद में है, तो उसने क्या करना है? उसने अपने लिए एक इमेजिनेटिव रास्ता निकालना, एक रास्ता तलाश करना, ढूंढना। अब वो कह रहा है कि वो शुरू में तो रेजिस्टेंस करती है, लेकिन बाद में उसके साथ, क्योंकि उसे तो मोहब्बत चाहिए, क्योंकि नाग में खूबी होती है, नाग आगे एक खास अरसे के बाद इंसान बन जाता है, या वाइस वर्सा। मर्द को नाग बनने में देर नहीं लगती, लेकिन नाग को इंसान बनने में 100 साल लग सकते हैं। ठीक है ना? अब वो क्या करता है कि उसे पता चलता है, शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि रानी इज प्रेग्नेंट। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिस्ट्रेंट that he imposed upon her movements, he is shocked with the Indian concept of chastity in the mind. He start questioning her. वो कहता तुम प्रेग्नेंट कैसे होगी भाई? ठीक है, ये कैसे सिलसिला है क्या? ठीक है, he charges her with the offenses of adultery. अच्छा देखो, खुद कितना 2 नंबर है, बल्कि 10 नंबर, 420 आदमी, और शक किस पे कर रहा है? अपनी बीवी के ऊपर कह रहे तुम्हारे साथ कैसे हो गया, ये क्या हो गया, फलाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करता है? ही टेक्स हर टू द विलेज एल्डर हु आस्क्ड हर टू होल्ड अ रेड हॉट आयरन बार टू प्रूव हर इनोसेंस। सोसाइटी भी है, वो कहती है यार ये रेड हॉट, ये अगर होल्ड कर लेती है कुछ नहीं होता इसकी स्किन को, तो ये मासूम है। अदरवाइज क्या, शी इज इन ए सिन। ठीक है, अब परेशान इसलिए है कि उस सोसाइटी को ये भी पता कि ये 2 नंबर है, सोसाइटी को यही पता कि वो अंदर इसको लॉक एंड की में रखते हैं। They very well know that Apana himself is an adulterer. Indian society is a male-dominated society. It does not take
cognizance of the offense done by husband. क्या हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए था कि उसको एक लॉक एंड की में रखना चाहिए अपनी बीवी को? बट आस्क द वाइफ टू टेक द एसिड टेस्ट, लेकिन खुद कहे कि एसिड टेस्ट लो, खुद उसे कहे कि नहीं तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए यार, पता चलना चाहिए अगर तुम। अब रानी टेस्ट पास कर लेती, बट इट डज नॉट रिमूव द डाउट्स ऑफ अपाना. He knows that for certain the Rani child is not born out of him. अब वो टेस्ट उसने क्लियर कर लिया है, सोसाइटी के टेस्ट, लेकिन वो कहता है कि यार ये बच्चा मेरा नहीं. दिस आइडिया टॉर्चर्स हिम. अब वो जो उसके जो एल्डर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें रानी की सर्विस मिलना चाहिए, क्योंकि रानी देवी है. अगर तुम्हारे साथ ताल्लुकात के बगैर उसके यहाँ बच्चा आ गया है, इसका मतलब क्या है, वो तो देवी है, देवा, वो तो उसका तो मुकाम भी बहुत बड़ा है, सेंट है वो. यू नीड टू मेरिट इन 10 past lives to choose to be such a holy duty, they say. अब वो क्या करते हैं, उल्टा रिवर्स कर देते हैं. अब उसका काम क्या, तो वो शाम रानी की खिदमत करे, क्योंकि रानी तो देवी हो गई. ठीक है, ही पूरी तरह फंसा है. ठीक है ना. अब वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ रहा ही नहीं, इसके साथ रहा. तो वो कहते हैं कि भाई ये तो गॉडेस है. ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर ये देखें इसकी सिचुएशन कैसी है. क्या कहते हैं, हर तरफ से घिरा हुआ है. अब रानी जो है, रानी जो है उसने क्या किया है कि अब रानी कहां ले जाती है उसको, जब वो अब देवी बन गई है. ठीक है ना, ये रिवर्सल है. ये क्या इसे कहते हैं, ये बड़ा कमाल है. और मिशेल फूको एक बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है, बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है. वो कहते हैं कि यो पावर का डिस्कोर्स है ना, ये रिवर्स भी हो सकता है. पावर सर्कुलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस. कहता है पावर जो है ना वो बयानिए की वजह से हासिल होती है. जिस लम्हे वो बीवी थी वो कुछ भी नहीं थी, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, लॉक एंड की में बंद करके भाग जाती. तो जिस लम्हे उसे देवी बना दिया गया, तो क्या होगा, अब उसके पास कंट्रोल है. अब वो क्या सलूक करती है उसके साथ. क्योंकि ये भी तो उसका ज़ेन है ना, उसने खुद क्रिएट किया है. वो नाग भी किसने क्रिएट किया, खुद किया. मे बी साइकोलॉजिकल, क्योंकि जब उसका इक्विलिब्रियम ठीक नहीं रहा, ज़ेनी तौर पर ठीक नहीं रहा, तो उसे ये समझ में नहीं आती थी कि अपाना नाग है, ये नाग अपाना. समझ रहे हैं आप लोग मेरा मतलब? उसे यही पता नहीं कि कौन, उसने अपने ज़ेन में, जब वो अपाना को देखती तो उसके अपने ज़ेन में क्या सोचती है, नाग. क्योंकि ये एक सलाहियत है, वो ये सलाहियत पैदा होगी उसके अंदर कि उसने उस डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए रास्ता निकाल दिया. लकान एक और बड़ा नाम फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट है. वो कहता है कि डिजायर की दो तरह के डिजायर होते हैं. एक डिजायर ये होती है वो कॉमन सेंस डिजायर होती है. कॉमन सेंस डिजायर से कहते हैं कि वो डिजायर जो ऑब्जेक्टिव हो, जो नजर आए, जो महसूस की जाए. फॉर एग्जाम्पल, if somebody desire for a beautiful car, let's say Honda Civic, so when he achieves his target and gets the car, that desire is fulfilled,
And we can call this desire as a common sense desire because it's present, it's there, it's objective. लेकिन एक डिजायर है, वो उसे कहते हैं मेटाफिजिकल डिजायर. जो मेटाफिजिकल डिजायर है वो डिजायर बहुत बड़ी डिजायर, वो सब्जेक्टिव डिजायर, वो इंसान के अंदर डिजायर, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो कि जिसको वो मेटाफिजिकल डिजायर नजर आ रहा. रानी के पास वो मेटाफिजिकल डिजायर, उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि वो यंग ब्राइड है और यंग ब्राइड होने की वजह से उसका हक है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसी कंपनी को सीख किया जाए. उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है उसके लिए, उसको मारा जा रहा है, उसको इमोशनली ट्रॉमे से गुजारा जा रहा है. इन अदर वर्ड्स एक साइकोलॉजिकल वायलेंस है जो अपाना क्रिएट कर रहा है. क्यों, कैसे, क्यों ऐसे कि भाई आपकी शादी हुई है यार, आपके पास दो अच्छे अल्फाज भी उसके लिए नहीं अपने साथी के लिए, और जब वो उसको ये पाबंद करता है कि उसे खाना बना के दे, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो उसको डाउनग्रेड करके नौकर के लेवल पे ले आए, और वो फिर उस खाने की तारीफ भी कोई नहीं करे. तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल वायलेंस. इस साइकोलॉजिकल वायलेंस की वजह से वो उसका इक्विलिब्रियम डैमेज हो, उसे समझ नहीं आ रही मैं कहां खड़ी हूं. लेकिन उसकी हसरतें, उसकी उम्मीदें, उसकी डिजायर जो मेटाफिजिकल इन नेचर भी है, क्योंकि सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली उसको प्रॉब्लम्स. इसी के लिए क्या है कि वो क्रिएटिवली क्या कर रही है, कोई एक नाक क्रिएट करे. ये नाक खुद ब खुद ऐसे इंसानों में आ जाता है जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर डिजायर होती है लेकिन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि डिजायर नेचुरल है. डिजायर जो है वो नेचुरल, और डिजायर जो है वो यूनिवर्सल भी है. हर इंसान के पास डिजायर है, कोई इंसान भी डिजायर के बगैर नहीं रह सकता. मैंने आपको कहा था कि सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुरानी किताब है उसका नाम है वेद. वेद जो है वो एक सीक्रेट बुक है ऑफ दिस लैंड, और वेद ये कहती है कि इंसान को हमने किसी पानी से या किसी चीज से नहीं बनाया. इंसान जो है वो बना है डिजायर से. डिजायर इज एवरीथिंग. अगर ख्वाहिशात हैं उसके अंदर तमन्नाएं हैं तो वो सर्वाइव कर सकता. उसके बाद अंदर तमन्ना ही नहीं तो वो सर्वाइव कर सकता. तो पाना ने क्या किया कि रानी की ख्वाहिशात मार दी, तमन्ना मार दी. इन अदर वर्ड्स उसने उसको जीते जी मार दी, क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड, क्योंकि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसको इख्तियारात है. और इसके कई नतीजे निकल रहे. उसके इस रवैये की वजह से इस रवैये की वजह से उसके और रानी के दिमाग में मिसट्रस्ट. और क्योंकि वो शराब पीता है और वो दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखता है, उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसने कब ताल्लुक कायम किया रानी से. दिस इज अनदर साइड. और रानी को इसलिए पता नहीं कि रानी ने अब अपने खावंद की जगह, पाना की जगह एक और करेक्टर क्रिएट कर लिया, वो नाग था. ये वहां पे बैठी क्या कर सकती हो, उसके ज़हन ने तो कुछ करना है.
ज़ेन इंसान का बड़ा क्रिएटिव, सोचता है और सोच के क्या करता है कि अपने लिए खाके तैयार करता है। एक खावंद उसको वालिदैन ने दिया था और एक खावंद उसने खुद अपने अपने ज़ेन से क्रिएट कर लिया। वो जो उसके साथ फिरे, जो उसके साथ बातचीत करे। यहां पर एक टर्म आती है, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ये होती है कि आपकी आंखों के सामने कोई और चीज आ जाए और वो चीज जो है वो आपसे बातें करे, बोले, आपसे कम्युनिकेट करे। मत भूलिएगा कि जो हेलुसिनेशन है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो क्या है? वो डिसऑर्डर यह है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में याद रखिएगा कि होता ये कि आप अपनी मर्जी से कैरेक्टर को बुला या छोड़ नहीं सकते। कैरेक्टर ने खुद ब खुद आना, आपकी मर्जी के खिलाफ आए, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। अपनी मर्जी से कोई अगर कोई कैरेक्टर आता है आपके ज़हन में और आपके पास आता है तो वो आपकी इमेजिनेशन, वो आपकी क्रिएटिविटी। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ ही बंदा कैरेक्टर खुद ब खुद आए, आप उसे भेजना चाहे भेज नहीं सकते। रानी के साथ ये हो रहा है। नाग जो है वो अपनी मर्जी से, वो नाग अपनी मर्जी से आ रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं उसे बुला रहा, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। तभी उसका इक्विलिब्रियम जो है, जो ज़हनी तवाज़ुन है, वो बिगड़ गया, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका खामद ऐसा हो। इतना अजीबो गरीब होगा, उसको इसका अंदाजा नहीं था। ये है उसकी कहानी और रिवर्सल है उसमें। मजीद ये कि जब हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम और एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये तो एक दिलचस्प सी कहानी है। क्या कहते हैं आप? अब वर्दा तौहीद किस तरफ कहानी जाती नजर आ रही है? कैसी कहानी लग रही है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो मेल कैरेक्टर था उसको कारमा हिट हार्डेड हार्ड। तो बाकी के सीन है वो जो शुरू के स्टार्ट में हम लोगों ने डिटेल्स देखी थी ना, वो अब खुल के सामने आ रही हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। और आप यकीन माने कि मोस्ट इंटरेस्टिंग जी 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 जी, मैं सुन रहा था आपको, इंटरेस्टिंग पार्ट जो बता रहे थे। जी, इंटरेस्टिंग पार्ट में बात हो रही थी। जी वर्दा तौहीद। जी सर, मैं बोल रही थी कि जहाँ पे आके अभी हमारी स्टोरी रुकी है, ये यहाँ पर पुरानी वाली जो हमने पढ़ा है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर ऐसे नहीं हुआ होता तो इट वुड हैव बीन बोरिंग, हाँ, कहने मतलब है कि यानी कहने का मतलब है कि वो बीवी कैसे से कबूल थी, था उसको हीरो, और वो सोसाइटी ने क्या बना दिया, देवी बना दिया। बिल्कुल सर। और सर देख लें यहाँ पर भी जो है ना, सोसाइटी गेम चेंजर है, सोसाइटी डिसीजन टेकर है। तो मे बी रानी इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, लेकिन टेबल्स हैव नॉट टर्न्ड ऑल ओवर अभी तक भी। ऐसा ही वी नीड मोर सस्पेंसेस एंड मोर चेंजेस। अच्छा, एक और दिलचस्प बात भी वो ये है, पर सर सबसे हैरत वाली बात कि सोसाइटी ने उसको उसके ऊपर कोई वो दागदार वाला काम नहीं किया, उसको डायरेक्ट देवी बना दिया बगैर कोई
आर्ग्यूमेंट किए कि नहीं हो नहीं नहीं, सकता है उसके कि उसने उसे उसने उसे एक कुछ ऐसे गलत टेस्ट काम से किया। गुजारा ना, एक टेस्ट लिया उसका, ये जो हमारे यहाँ होता है अंगारों पे चलो जी फला, लेकिन वो तो वो क्लियर कर गई, क्योंकि असल तो गेम ही उसके अंदर से है। ठीक है कि नहीं? उसको कुछ कह तो सकते नहीं थे ना कैरेक्टरलेस ना कुछ और, क्योंकि वो उसको बंद करके जा रहा है रूम में, तो हाँ फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता ना कि उसको कुछ कहा जाए कि उसका कैरेक्टर नहीं ठीक है, कुछ मतलब इस तरह का सीन है, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ उसको बंद करके जा रहा है, ऑब्वियसली सी बात है। फ्रिया, ये वही सबसे सर बड़े ने जो शुरू मुझे में कहा था कि फियर पे बेस्ड है सारी। फ्रिया, ये मुझे तकलीफ है ना बहुत ज्यादा, मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो जो इल्जाम तराशी, ये जो सोसाइटी के अंदर, ये जो आप कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं लोगों की, ये जो तकलीफ है हमारा ना, ये बहुत है। सर सोसाइटी अपना हक समझती है ये करना, उनको लगता है कि ये नहीं करेंगे तो बस। अच्छा देखिए, एक और बात भी है, वो ये है कि जो मैं और एक और कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लाना चाहता हूँ, इसे कहते हैं फम फटाल। फम फटाल, FEMME फम फटाल, इट्स फ्रेंच कॉन्सेप्ट। फ्रेंच कॉन्सेप्ट ये कि एक औरत का कैरेक्टर ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि वो लगे ऐसे कि उस सारी प्रॉब्लम्स की वजह वो है, यानी उसे दिखाया जाए कि वो गुमराह कर रही है मर्दों को बगला रही है, और वो जॉब करेगी तो वो खराब कर देगी, वो जहां जॉब करेगी उसे वाकई बाकी मर्द भी खराब कर देगी। ठीक है, और सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है इन हमारे ड्रामाज में। हाँ, इसे कहते हैं फम फटाल, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है और वहां से आया है। और फिर 1940s में और 1950s की जो फिल्म्स हैं, अमेरिकन फिल्म्स हैं, उनमें बहुत है। और ये वजह क्या है? वजह ये कि जो औरत का जॉब करना है ना, जो उसका उसका जॉब करना है, वो समझते हैं कि जॉब करने से औरत को एम्पावरमेंट मिल जाएगी और वो अपने बारे में सोचने लगी। अब बांग्लादेश देखिए आप, मलेशिया देखिए आप, इन दो मुल्कों ने बहुत तरक्की की, इन दो मुल्कों ने जबरदस्त परफॉर्म किया। और ये जो इन दोनों मुल्कों ने परफॉर्म किया, ये कब किया है? जब उन्होंने पेट्रियार्कल सोसाइटी को पीछे की और उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की है। बांग्लादेश ने तो कमाल की, पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की तरक्की देखने वाली है। अच्छा, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश भी साउथ एशियन कंट्री, बांग्लादेश के भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हालात हमारे जैसे। तो फिर उन्होंने अचानक इन 10 सालों में तरक्की क्यों की? उन्होंने ऐसे तरक्की की कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को इंप्लीमेंट कर दिया। उनके यहाँ औरतों ने जॉब्स दी, उन्होंने अहम ओहदों पे औरतों को लगाया, और फिर क्या हुआ कि उनकी इकॉनमी चल पड़े। तो ये जो मिथ है ना, ये छुपा के रखने की, ये जो 7 पर्दों में रखने की, ये थ्योरी उधर नहीं चली, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये करेक्टर एसिसिनेशन है, ये सबसे खतरनाक बात है। अगर आप एक एनवायरनमेंट दें जहां पर एहतराम हो, गलत रवैये ना परवान चढ़ते हो, ये जरूरी है। दरअसल अपाना जैसे मर्दों की जो है ना, जो थिंकिंग है उनकी, उसको चेंज करने की जरूरत। ये जो उनकी कंजर्वेटिव या खुद अयाशियां करना, और ये समझना कि वो जो है बाकी जो है वो अपने घर को कंट्रोल कर लें, कामयाब हो जाएंगे। यानी भाई फिरता रहे और बहन के बारे में 100 बातें, वो उसकी आवारगी ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी क्वेश्चन है इस प्ले के अंदर। कोई और सर सवाल लास्ट आपका? बात आपने बिल्कुल ठीक की है।
हमारी सामने गली में ही ना कुछ सारी बात है, लड़के होते ही जो इस तरह के होते हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो बहनों के बारे में ज्यादा, और इवन वो दिखने में लगता है, उसने एक दो दफा मेरी फ्रेंड के साथ भी ये हरकत की, मतलब वो रिक्शे में आ रही थी, दरवाजा खोल के उसने सही जो कर सकता था वो किया, आवाजें कसी और नाम लिया, और वो शख्स अपनी बहन को छत पे नहीं जाने देता। तो ये जो सोच है, ये वो सोच है जो ग्रीश करना चैलेंज कर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला ऑन कैंपस मुलाकात होगी। मैं मंडे को आ जाऊंगा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरूंगा ताकि आप लोगों से जो ऑन कैंपस मुलाकात हो, और हम एक्सप्लोर करेंगे इस प्ले को इनसाइड आउट। क्या कहते हैं ये प्ले वर्दा, आप समझते हैं कि उसमें कुछ चैलेंज, ये एक दिलचस्प प्ले बन के उभरेगा? अफीफा, आप क्या समझते हैं? तो मैं तो ट्यूसडे का वेट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इसमें से अमेजिंग निकलेगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला। चले साथियों, आपसे इसी बात से इजाजत लेते हैं, आपसे साइन ऑफ करते हैं, एंड आई विश यू ए ग्रेट वीकेंड। उम्मीद है कि आप भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे अपना वीकेंड। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा It's about the burning issue of illegal immigration. It's about the story of a South Asian guy, Pakistani guy named Mustafa, and how he suffered and how he struggled between two things: his desire to enjoy his life, and then his missing of his land, and in a land where he would like to enjoy his life, but his past is not allowing it.